बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक दफ़ा फिर अपने बानी चेयरमैन इमरान खान की जल्द ही रिहाई के दावे शुरू कर दिए हैं। इस किस्म के दावे पहले भी किए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो दावे बंद हो गए। लेकिन अब एक दफ़ा फिर पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार करना शुरू कर दिया कि बहुत जल्द इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे। और कुछ रहनुमा तो ऐसे भी हैं जो इमरान खान साहब की मुतवक्का रहाई को अमेरिका के आने वाले सदारती इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आज GHQ पर जो हमले का केस है, उसमें ऐलान किया गया है कि 8 नवंबर को इमरान खान साहब और उनके साथियों पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के चीफ विप कौमी असम्बली में, और जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। ये जो मैंने अपने इब्तदाइये में बताया आपको कि कुछ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब की रहाई की उम्मीद लगा कर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द वो रहा हो जाएंगे। ये किसने बात की है? उमर अयूब साहब ने, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ हम लोग खड़े हैं। जिस तरह वो जवामर्दी से खड़े हैं, कौम उनको सलाम पेश करती है और बहुत जल्द वो रिहा होंगे। रात को हमारे MNAs के घरों पे फिर रेड हुए हैं और मैं ये डिमांड करूंगा स्पीकर सादिक से और शीर शाह साहब से, जो कि स्पेशल कमेटी के सरबराह हैं, कि जिस मकसद के लिए हमने डिमांड की थी कि स्पेशल कमेटी बने, उसी मकसद के लिए उस स्पेशल कमेटी को मिलना चाहिए। MNAs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस स्पेशल कमेटी को आवाज़ उठानी चाहिए। तारिक फजल चौधरी साहब, उमर अयूब साहब दो बातें करें। एक तो वो कह रहे हैं बहुत जल्द इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उनके MNAs के घरों पर छापे शुरू हो गए हैं। आपके शहर इस्लामाबाद में भी एक घर पे छापा मारा गया है। तो ये छापों का क्या मतलब है? कोई 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, दोनों बातों की वजाहत कर देता हूँ। जो भी 27वीं आईनी तरमीम की बात हुई है, ऐसी कोई चीज़ भी फ़िलहाल गवर्नमेंट के कार्ड्स पे नहीं है। अच्छा, अगर आती है तो मोरलेस मैं उन चंद बंदों में होता हूँ जिन्हें सबसे पहले पता लगता है। ऐसी कोई चीज़ भी हमारे कार्ड्स पे नहीं है। लेकिन ये अभाम पैदा क्यों हुआ, मैं उसकी भी वजह आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी आईनी बेंच की तश्कील, उसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नेशनल असम्बली, अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें ऑनरेबल जस्टिस साहिबान के ही अभी आपने रिमार्क्स सुने होंगे, और मीडिया पे भी बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं, एंकर्स, कि जिसमें कुछ अभाम है कि आगे कैसे चलना है 26वीं तरमीम के बाद। उस अभाम को दूर करने के लिए और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ एक्ट जो हैं वो पास होने हैं कौमी असम्बली के इजलास से जुमे वाले दिन, अच्छा, फ्राइडे को। अब जब बात आती है जी कि जुमे को कोई बिल आ रहा है या मंडे को कोई बिल आ रहा है, तो वो बिल को अक्सर लोग जो है वो आईनी तरमीम से तशबीह दे देते हैं, शायद वो आ रही है, वो कुछ भी नहीं आ रही, ये सिर्फ कुछ एक्ट हैं जो सादा अक्सरियत से पास होने हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन एक्ट आ रहा है, एक्ट आ रहा है और वो सादा अक्सरियत से पास होगा, उसके लिए 2/3 की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात जो ये है ना, ये जो अभी उमर अयूब साहब कह रहे थे, देखिए ये सारी ड्रामेबाजियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसकी वजह क्या है कि ये सबसे पहले मजलूमियत का लिबादा उड़ते हैं कि जनाब छापे पड़ गए हमारे ऊपर, जनाब रेड हो गया, दबाव है, प्रेशर है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। और उसके बाद जिन लोगों को ये कहते हैं कि प्रेशर पड़ गए, अभी ज़ैन कुरैशी के वाले से कहा कि जी उनकी अहलिया को उठाया गया, फलां किया गया। अभी इन्होंने ज़ैन कुरैशी को शोकास दिया हुआ है कि आप गायब क्यों हैं। भाई, दोनों में से कौन सी बात हकीकत है? अगर उस पर प्रेशर है, दबाव है, तो गायब होना है उसने। और अगर दबाव प्रेशर सच है, फिर तो वो गायब है। और अगर वो गायब है तो फिर आप उसे शोकास क्यों दे रहे हैं? रियाज फतियाना को शोकास दिया हुआ है। तो ये इनकी ड्रामेबाजियाँ हैं। खुद छुप जाते हैं, कहते हैं जनाब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ गया, दबाव पड़ गया, फलां हो गया, छापे पड़ गए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जिन लोगों के मुकदमात हैं, जैसे आपने इमरान खान साहब के मुकदमे का जिक्र किया, वो अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों से कर रहे हैं। मैंने उनकी अहलिया के बारे में भी आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि उन्हें रिहा होना चाहिए। उनको ज़मानत अदालत से मिली, वो रिहा हो गई। मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा कहता हूँ कि उनकी बहनें, उनके मुकदमात में भी जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट से हो सकी, प्रोसिक्यूशन से हो सकी, हम ज़रूर देंगे। हमें उन्हें जेल में डाल के हमें क्या मिलता है कि रोज़ अपने खिलाफ जो है वो खबरें बनवाएं और इस तरह के ऐसे कच्चे काम कर गए, छापा पड़ गया, रेड पड़ गया, वो उधर भाग गया, इधर भाग गया, रोज़ जो है हम अपने खिलाफ टिकट्स बनवाएं। हम पागल हैं? क्यों हम इस तरह की हरकतें करें और उससे फ़ायदा क्या है? तो ये खुद क्लियर करें कि अगर छापे जेन्युइन है तो फिर तो लोग गायब हैं, और अगर उस वजह से गायब हैं
तो फिर आप उन्हें शोकास क्यों दे रहे हैं? अच्छा अली ज़फ़र साहब, बात क्लियर हो गई कि अभी फ़िलहाल 27वीं तरमीम तो नहीं आ रही, कुछ एक्ट आ रहे हैं और जुमे के दिन वो पास भी हो जाएंगे। तारक फजल चौधरी साहब ने उनकी पास होने की भी खुशखबरी आपको दे दी है। ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी नज़र में 27वीं तरमीम ने आना ही आना है, और उसकी वजह यह है कि जो 26वीं तरमीम का असल मकसद था वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। और असल मकसद से मेरा मतलब ये है कि एक तो कंट्रोल करना था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इतनी सारे गैप्स रह गए, इतनी सारी खला रह गई इस 26वीं तरमीम में कि 27वीं तरमीम ने आना ही आना, यानी कोशिश की जाएगी उसको लाने की, ताकि वो जो मकसद है वो पूरा हो। दूसरा, बहुत सारे बुनियादी हकूक जो मेरे आपके हैं वो भी एक ओरिजिनल एम यही थी और असल एम यही थी कि वो भी हमारे कम कर दिए जाएं और हमें अदालतों के पास जाने में प्रॉब्लम्स हों। वो जो मकसद था वो भी पूरा नहीं हुआ इस 26वीं तरमीम में। तो अब जो 27वीं तरमीम लाने की कोशिश की जाएगी उसके अंदर इसको भी देखा जाएगा कि आर्टिकल 199 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसके तहत हाई कोर्ट को इख्तियारात हैं, वो कम किए जाएं। तो इसलिए 27वीं तरमीम तो आनी है, शायद इस जुमे को नहीं, लेकिन कोशिश की जाएगी बहुत जल्द। अब जहां तक आम कवानीन का ताल्लुक है, जब आम कानून की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ये भी कोई कागज का टुकड़ा है कि आके आप एक दिन में किसी को बताए बगैर पास करा लें पार्लियामेंट से। वो उसे पार्लियामेंट की जो मेरी नजर में जो एक वकार है वो उसको बहुत धचका पड़ता है, वो बड़ा नुकसान पहुंचता है उसको, क्योंकि पार्लियामेंट का काम होता है कि आप कानून लाएं, हम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हम उस पर डिबेट करें, कमेटी के पास जाए, कमेटी के पास जाने के बाद फिर वापस आए, फिर डिबेट हो, ताकि एक अच्छा कानून जो कौम की फायदा दे सके वो आए आगे। अगर यही है प्लान कि हमने एक कागज का टुकड़ा पेश करना है और सारों ने उसके ऊपर ठप्पा लगा देना है और कोई बहस नहीं होनी और उसने पास होना ही होना है, तो फिर तो वो कानून नहीं है, वो तो फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब कि फिर तो जो हुकूमत ने कहा वो एक तरफ ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का वकार बहुत अहम है और पार्लियामेंट बड़ा अहम है और जुडिशरी को उसके ताबे होना चाहिए और बाकियों को भी ताबे होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब कानून साजी की बात आती है तो एग्जीक्यूटिव एक बिल बनाता है और कहा जाता है कि पार्लियामेंट अब इस पर ठप्पा लगा दे और वो कानून बन जाए। तो इस चीज के भी मैं अगेंस्ट हूं। मैं अपने वक्त भी अगेंस्ट था इसके, जब हम लोगों ने कुछ बार किया ऐसी चीज, हमने भी ऐसी बुलडोजिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने तो बहुत हद कर दी बुलडोजिंग की, और मैं हर वक्त आवाज तो उठाता रहूंगा जब तक इनको ये समझ ना आए कि कल को इनके साथ भी ये हो सकता है अली ज़फ़र साहब, और इनको भी उसी तरह नुकसान होगा। अली ज़फ़र साहब, आपका क्या ख्याल है कि वाकई इमरान खान साहब बहुत जल्द रहा हो जाएंगे? जी, मेरी नजर में अब, और मैं बात कोई किसी डील की मकसद से नहीं कर रहा, मैं देख के जो केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग और जो केसेस खत्म होने वाले हैं, मैं उनको देखते हुए कर रहा हूं। होता ये रहा है कि हम बड़े करीब आते रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ सारे केसेस जो हैं वो खत्म हो जाएं, सारी बेल्स हो जाएं, लेकिन कोई ना कोई नया केस निकाला जाता है और उसमें फिर दोबारा हमें कोशिश करनी पड़ती है अदालतों से रुजू करके। नीचे से हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें इंसाफ मिलता है जाके हाई कोर्ट्स के लेवल तक। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ सारे केसेस, जितना एमुनिशन थी, जितने हथियार थे केसों के, इन्होंने जो फायर करने थे, वो सारे तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अब एक दो रह गए हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह वो रहा हो जाएंगे, क्योंकि अब एमुनिशन जो है, केसों की एमुनिशन, वो खत्म हो गई है। जी तारक फजल चौधरी साहब, एमुनिशन खत्म हो गया आपका? नहीं, देखें, वो उनका अपना एक ओपिनियन है, बहुत सीनियर कानूनदान है, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक जो उन्होंने शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमने पार्लिमान को वो इख्तियार वापस दिलवाया है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दर्ज था और जो 18वीं तरमीम के बाद पार्लिमान के पास था, और वो इख्तियार पार्लिमान ने सरेंडर नहीं किया था, पार्लिमान से छीन लिया गया था, वो पार्लिमान के पास वापस आया है। एक चीज़। दूसरी भी बात जो है 26वीं तरमीम के हवाले से, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान भर में जो लॉयर्स फ्रेटर्निटी है, जो वकला हैं, वो कितने सपोर्ट कर रहे हैं इस काज को या 26वीं तरमीम को। कल जो सबसे बड़ा इलेक्शन होता है वकला का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसका इलेक्शन हुआ। उसका रिज़ल्ट ये आया कि जो
एहसन बून ग्रुप, जैसे आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहते हैं, और जैसे हम भी सपोर्ट कर रहे थे, वो मियाँ रऊफ साहब वो जीत गए। और दूसरी तरफ जो हामिद खान ग्रुप जो PTI हैं और इमरान खान साहब जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो हार गए। नहीं, उनका भी एक बंदा जीत गया वैसे। मैं प्रेसिडेंट की बात बता रहा हूँ। बेसिक ग्रुप जो है वो जीता है मियाँ रऊफ साहब का। ये एक रेफरेंडम था कि जिसमें आपको नज़र आया कि वकला पाकिस्तान भर के हमारे साथ खड़े हैं, कोई बाहर नहीं निकली और उन्होंने कोई हमारे ऊपर यलगार नहीं कर दी 26वीं तरमीम पे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि वकला किसके साथ खड़े हैं, किस चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं। और ये नैरेटिव बनाना जनाब कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, वरना सुप्रीम कोर्ट के वकला कभी भी हमारे हमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट ना देते। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी रहे हैं, तो ये जो तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो कल इलेक्शन हुआ ये वकला की बरादरी में एक रेफरेंडम था और रेफरेंडम हुकूमत जीत गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये देखें, इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये भी एक स्लोगन था इस कैंपेन में और वो रिजेक्ट किया गया है। जो वकला की सबसे सीनियर तंजीम है और सबसे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो वोटर्स होते हैं जिसके, उन्होंने रिजेक्ट किया है इसको। लेकिन मेरा ख्याल है सारा कुछ कहना कि ये रेफरेंडम था या रिजेक्ट हो गया, ये दुरुस्त इसलिए नहीं है कि जो इलेक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट का, वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं होता, सियासी मामलात होते हैं कुछ लोगों की नज़र में, लेकिन ज़्यादातर जो उसका इम्पैक्ट होता है वो होता है किस किस्म का कैंडिडेट है, उनकी कैंपेन कैसी थी, उनकी दोस्तियां कैसी थी, उन्होंने क्या अपना एजेंडे पेश किए, वो वकला के लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। कभी एक ग्रुप का आ जाता है, कभी दूसरे ग्रुप का आ जाता है। तो हम सियासतदान समझते हैं हमेशा कि ये सियासी प्रिंसिपल्स या सियासी स्लोगन्स के ऊपर ये फैसले हो रहे हैं और कौन इलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन जनरल इलेक्शन, पॉलिटिकल इलेक्शन और जो वकला का इलेक्शन होता है, बड़ा फर्क है। अब ये जो रऊफ साहब इलेक्ट हुए हैं वो मेरे भी सदर हैं, वो उसको हमने सबने एक्सेप्ट किया है कि अब वो पूरे जो जितनी हमारी कम्युनिटी है, लीगल कम्युनिटी, उसके सदर हैं और सारी काबीना हमारी काबीना है। एक बार इलेक्शन हो जाए तो हमारी ग्रुप बंदी खत्म हो जाती है और हम फिर एक ही यूनाइटेड काबीना के नीचे काम करते हैं। तो ये बड़ा मुख्तलिफ है, इसमें कोई हुकूमत नहीं बनाता आके, या कोई ऑपोजिशन या गवर्नमेंट की नहीं होते मैनेज। यहाँ तो सारे एक बार इलेक्शन बड़ा भरपूर होता है बिल्कुल, लेकिन जब हो जाए तो हम उसी तरह मैंने आज रऊफ साहब को ट्वीट की, मैंने कंग्रेचुलेट किया और मैंने कहा कि बड़ा अच्छा है, और मैंने उनको भी कंग्रेचुलेट किया जिन्होंने हिस्सा लिया था इस इलेक्शन में, कि उन्होंने जमहूरी नॉर्म्स जो थे, जो अली ज़फ़र साहब, प्रिंसिपल्स थे, अली ज़फ़र साहब, आपने इसलिए तो नहीं उनको कांग्रेचुलेट किया कि उनका ताल्लुक उसी ग्रुप से है जिस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आप भी सदर का इलेक्शन जीते थे? जी बिल्कुल, वो भी है, वो भी फैक्टर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मेरा ग्रुप आसमा का ही ग्रुप है, लेकिन जब मैं समझता हूं कि दूसरा कैंडिडेट बेहतर है तो मैं दूसरी तरफ वोट भी करता हूं। आबिद जुबैरी साहब बने थे प्रेसिडेंट, उनके ऑनर में मैंने खाना भी दिया था, हालांकि वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के या आसमा जहांगीर ग्रुप के नहीं थे कैंडिडेट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ग्रुप आपके होते हैं जरूर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप फैसला करते हैं कैंडिडेट को देख के, और वो उस कैंडिडेट का क्या किरदार होगा, माजी में भी था क्या और फ्यूचर में भी क्या होगा, उसको देखते हुए आप करते हैं। तो ये एक बड़ा अहम चीज होती है, ये हम खाली रबड़ स्टैंप नहीं करते कि किसी ने कह दिया तो आप किसी के हक में वोट कर दें। अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा जी। देखिए, बैरिस्टर साहब ने जो बात की है, मैं इस हद तक बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक नॉन पॉलिटिकल इलेक्शन होता है और ये फोरम नॉन पॉलिटिकल फोरम है। लेकिन जो एक नैरेटिव बनाया गया ना अपोजिशन की तरफ से, वो ये था कि 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान भर की बार्स जो हैं इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगी, वो सड़कों पे होंगी, वो हुकूमत को ख़त्म कर देंगी और वो स्ट्राइक्स करेंगी, अदालतें बंद कर देंगी। उसमें जो सबसे बड़ा इलेक्शन है, सबसे बड़ी बार है, ख़ुद भी ज़ाहिर बता रहे हैं और ख़ुद प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उसमें हमारा गवर्नमेंट का ज़ाहिर है उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी एहसन बून ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप की सपोर्ट में थे, सबको पता था। दूसरे कैंडिडेट जो हैं वो हामिद खान साहब और इमरान खान साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे।
उसमें हमारे नैरेटिव का, हमारे कैंडिडेट का जीत जाना हमारे नैरेटिव का जीतना है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, वरना तो हमारे 10 वोट ना मिलते। अच्छा, अब आपके नैरेटिव के हवाले से कुछ मैं सवाल आपसे करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके इत्तेहादी तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो फाइनल 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट जो फाइनल किया उसी को आपने एक्सेप्ट किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दावा किया जी हाल ही में, जिससे एक बड़े सवालात पैदा हो गए। सुने वो क्या कह रहे हैं। अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। मौलाना साहब ने दावा किया जी कि हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे और हमारे तो सिर्फ 8 वोट थे, तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि अपने 8 वोट जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में दे दें, वरना जो 11 वोट थे उनकी मदद से वो जो पहला ड्राफ्ट है जो अनएक्सेप्टेबल था उसको मंजूर करवा लेते। और ये बात मौलाना साहब से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह चुके हैं। किन अल्फाज में ज़रा सुनिए। नंबर्स पूरे थे। मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर, अपोजिशन की इनपुट के बगैर अपनी मर्जी की आइन बना सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेरे ख़ानदान की एक तरीक़ाकार रहा है। मेरे लिए ये चैलेंज था कि नहीं, अगर मैंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वादा पूरा करना है तो फिर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता हूँ। अब ये जनाब बिलावल साहब तो आपके इत्तेहादी हैं, वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि जी हुकूमत के नंबर्स पूरे थे, और मौलाना ने कहा कि 11 वोट खरीद लिए गए थे। तो ये नैरेटिव तो फिर आपके इत्तेहादियों का जो है वो भी आपके खिलाफ जा रहा है। देखिए, नंबर गेम क्या थी और MNAs कौन कहाँ था और कौन क्या कर रहा था, कौन आया था या कौन आ सकता था, मैं इससे बराह रास्त डील भी कर रहा था और वाकिफ़ भी था, ज़ाहिर है एज चीफ व्हिप। ये बात मौलाना साहब की कि 11 वोट ख़रीद लिए गए थे, मैं माजरत से इसे सपोर्ट नहीं करता। इससे पहले भी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लाई गई बतौर वज़ीर आज़म, तो 22 MNAs जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के आए थे। अच्छा किया, बुरा किया, कोई उन्हें लोटा कहे, कोई उन्हें ज़मीर की आवाज़ कहे, जो भी कहें, बट दैट वाज अ फैक्ट। उस वक्त भी कहा गया जनाब कि बहुत इनको पैसे दिए गए हैं। हालांकि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि उनमें जो सबसे बड़ी डिमांड उनकी वो ये थी कि अगले इलेक्शन में हमें मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहिए। वो बात बाद में क्लियर हो गई थी कि उसमें वो गिव एंड टेक वाली बात नहीं है, कैश की शक्ल में। तो ये इल्ज़ामात अभी भी हर बंदे की ज़ाहिर अपनी एक राय है, सारा कुछ है, लेकिन ग़ालिबन एक कुछ 40 के करीब तादाद ऐसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद को अपना स्टाम्प पेपर नहीं दिए हुए लिख के, जिसका मतलब है कि टेक्निकली वो आज़ाद कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट जो है वो गुजरात से इलेक्शन लड़के, मैं चौधरी इलियास साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है काफ लीग को। तो जब से हुकूमत बनी है उस वक्त से आज तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अगवा करके रखा हुआ है। वो तो अपने घर वापस आए हैं, वो किस चीज़ के पैसे लेंगे? और अगर वो वोट ना देते, ये बात मैंने पहुँचाई भी है उन तक, अगर वो वोट ना देते इस अमेंडमेंट में तो वो डीसीट हो जाते। एक और MNA के खिलाफ जो है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था और वोट अभी नहीं दिया, उनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में मूव हो गया है, कोयटा वाले। तो ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें। मुझे ये बातें सारी जो हैं अपनी जगह चले ठीक है, लेकिन जो बिलावल साहब ने बात की है, देखिए वो कॉज वही है। वो कह रहे हैं कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इख्तियारात पार्लियामेंट के थे वो हम बहाल करने की बात कर रहे हैं। जी अली ज़फ़र साहब, कुछ सेनेटर्स के बारे में भी सुना जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स थे और वो उन्होंने वोट तो नहीं दिया 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में, लेकिन तहरीक इंसाफ के उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर बात करते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। जी अली ज़फ़र साहब, तारिक फजल चौधरी साहब ने तो काफ़ी ब्रेकअप दे दिया MNAs का, तो अब आप ये बताइए, क्योंकि आप पार्लियामानी लीडर हैं सेनेट में तहरीक इंसाफ के, तो क्या तहरीक इंसाफ के अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने कुछ साथी सेनेटर्स के बारे में? जी देखें, बिल्कुल हमें शक था, और शक इसलिए था क्योंकि हमने फैसला ये किया था कि जितने सेनेटर हजरात हैं वो जिनको सिक्योरिटी का डर है वो सारे पेशावर में आ जाएं, KP में आ जाएं, ताकि उनको अरेस्ट ना किया जा सके या उनको हैरेस ना किया जा सके या उनको कोई ज़बरदस्ती उनसे वोट ना लिया जा सके।
तो हमारे कुछ सेनेटर्स नहीं आए, जो ना आ सके, कुछ बाहर थे, कुछ पाकिस्तान में थे जो ना आए, तो उसकी वजह से उनके ऊपर शक होना शुरू हो गया कि शायद वो या किसी मुसीबत में हैं, या उनको पकड़ लिया गया है, या वो खुद ही नहीं आ रहे। तो वो शक व शुबात जो थे वो कुछ लोगों को तो यकीन था, कुछ लोगों को था कि नहीं ये हो नहीं सकता। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जब तक किसी के खिलाफ कोई चीज साबित ना हो जाए, सिर्फ शक पे उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो अब बहरहाल जब ये हो गया है खत्म और उन्होंने वोट नहीं किया, तो इसका मतलब ये अब है कि जब तक हमें सब साबित नहीं हो जाता मेरे सामने कि वो वाकई ही इन्वॉल्व थे, या वो किसी जानबूझ के नहीं गायब हुए थे, या वो वोट करने के लिए तैयार थे, जब तक ये साबित नहीं हो जाता मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है मेरे लिए एक वकील की हैसियत से ये कहना कि हाँ जी वो इन्वॉल्व थे। अच्छा ये बताएं उनका एक्सप्लेनेशन लेंगे फिर देखेंगे। ये बताइए अली ज़फ़र साहब कि सानिया नश्तर साहिबा ने क्यों इस्तीफा दिया है? जी उनका तो उनके साथ मैं कॉन्स्टेंटली इन टच था। जब उनको एक बहुत अच्छा जॉब मिला, और मेरा ख्याल है वो जिस जॉब में है वो पाकिस्तान के लिए एक फख्र का बायस है, क्योंकि कोई 80 से ज्यादा ममालिक को वैक्सीन्स पहुंचाती है जिस ऑर्गेनाइजेशन की, एक पाकिस्तानी को हेड बनाया गया है। तो जब उनको वो ऑफर हुआ था, उन्होंने मेरे से बात की थी कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको कहा था कि आप रिजाइन ना करें, अभी आप जाइए, जाके देखें जो आपका प्रोबेशन पीरियड है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो देखें, अगर आपको कंफर्म होता है फिर उसके बाद आप रिजाइन करिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप 2 जॉब्स तो नहीं कर सकती। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फख्र की बात होगी अगर एक पाकिस्तानी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका काम है वैक्सीन्स पूरी दुनिया तक पहुंचाना, उसकी वो हेड होंगी। तो अब जब उनका कंफर्मेशन आ गई तो उन्होंने फिर अपनी रेजिग्नेशन इफेक्टिव कर दी। तो ये इसमें कोई सियासी पहलू नहीं है, ये सिर्फ ये एक सही डिसीजन है, सही फैसला है, क्योंकि आप 2 जॉब्स नहीं रख सकते परमानेंट। अच्छा अब एक और भी मामला है जी कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं काजी फाजीसा, वो एक तकरीब में शिरकत के लिए बरतानिया गए थे और वहाँ पर उनको जो है नारेबाजी का सामना करना पड़ा। और जब वो उस तकरीब में शिरकत के बाद बाहर निकले तो उनकी गाड़ी जो है उस पर हाथ मारे गए, रास्ता रोकने की कोशिश हुई, नारेबाजी भी हुई। तो इस पर जो हुकूमत है वो कह रही है जी कि हम न सिर्फ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि इनका जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा या मनसूख कर दिया जाएगा। तो इस पर तारिक साहब आपका क्या ख्याल है कि ये जस्टिफाइड होगा? इतना सख्त रिएक्शन हुकूमत क्यों देना चाह रही है? देखिए रिएक्शन मीर साहब ये सख्त है या नरम है ये तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इस पर रिएक्शन देना ज़रूर चाहिए। मैं इसलिए इसके हक़ में हूँ कि देखिए दुनिया के किसी मुल्क के लोग इस तरह की हरकतें दूसरे मुल्कों में नहीं करते। और इसकी इंतहा आपने देखी कि मस्जिद नबी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमारे मिनिस्टर्स को गालियाँ दी, और ऐसी गालियाँ कि जो नशर नहीं हो सकती, फिज़िकली माँ बहन की गालियाँ मस्जिद नबी में, जो कि हमारे लिए कितनी एक मुक़द्दस और काबिल एहतराम जगह है। खाना काबा में आपने कुछ वीडियोस देखी कि वहाँ पे भी जनाब जाके सियासी झंडे और, तो आपके ख्याल में ये सारे पीटीआई वाले हैं और कौन हो सकते हैं मुझे बताएं? बैरिस्टर साहब ने कहा कि जब तक कोई सबूत ना हो, लेकिन मैं पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ और कौन हो सकता है? मैंने जो बात की ना कि रद्द अमल आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए कि इस ट्रेंड को रोकने की ज़रूरत है। मेरे साहब देखें, हमने इसी मुआशरे में रहना है, हमारी सोच फ़िक्र, जायदादें, प्रॉपर्टी, अगली आने वाली नस्लें, वो हमारी वाबस्तगी इस मुल्क के साथ है। इसको अगर हम ऐसी जगह बना देंगे कि जहाँ पे आप अपने सियासी मुखालिफ को देख के, या जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको देख के आप जनाब फ़िज़िकल उसको टॉर्चर करने की कोशिश करें, उसे सरेआम जनाब उसे कपड़े उतारने की कोशिश करें, तो ये मुआशरा रहने काबिल रहेगा? ये वो सोच है जिसकी बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह के सख्त इक़दाम होने चाहिए ताकि इस तरह के चीज़ों को रोकें, पाकिस्तान में भी रोकें, पाकिस्तान से बाहर भी रोकें। आपको पता है मैं 2008 में यहाँ से पहली दफ़ा मैंने मुंतखब हुआ, हमारे जितने सियासी मुखालिफिन हैं, हम इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे की गमी खुशी में शरीक होते हैं। मेरा बैरिस्टर साहब के लिए देखें कितना एहतराम है, वो कितने एहतराम से बात करते हैं अपनी पॉलिटिकल मुखालिफिन के ख़िलाफ़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ये कल्चर होता है कि आप अपना नज़रिया रखें, सोच रखें, बरमला उसका इजहार करें, लेकिन किसी फिज़िकली किसी के ख़िलाफ़ हमलावर होना और बाज़ारों में और
रेस्टोरेंट्स पे अटैक कर देने और वहाँ खड़े उनको गालियाँ देनी, क्या ये वो कल्चर है कि जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं? ठीक इसको है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है, मुल्क के अंदर भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी अली ज़फ़र साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये कानूनी लिहाज से ये पॉसिबल है कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी जो है उसने वहाँ पे काजी फाइज़ा के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है, तो नारेबाजी की बुनियाद पर उसका जो शिनाख्ती कार्ड है वो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको मनसूख किया जा सकता है? ये देखें, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। मैं यही जवाब देने लगा था कि जो पाकिस्तान से बाहर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं की जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, उसकी कोई कानून नहीं कि अगर आपके खिलाफ कोई नारेबाजी करे मुल्क से बाहर तो आप उसका शनाख्ती कार्ड या उसका सिर्फ नारेबाजी के नहीं ले सकते हैं। आपने जो पहला सवाल किया था बरसर साहब से, ये भी पूछे ना कि बाहर निकल के उनकी गाड़ी में फिजिकली हमलावर होना, उनकी गाड़ी को रोकना, पूरी बात करें ना। जी बरसर साहब। अब दूसरा है कि नारेबाजी से आगे अगर कोई जाता है और कोई फिजिकल हरकत करता है तो वो तो मेरी नज़र में बदतरीन हरकत है, क्योंकि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी माशरे में। लेकिन अगर किसी ने किया है, अगर किसी ने किया है तो फिर उसको सजा उसी जगह पे होगी जिस जगह पे, जिस मुल्क में उसने ये कोई जुर्म किया, और उसके लिए आपको वहां ही एक्शन लेना पड़ेगा। आप उसका एक्शन पाकिस्तान में नहीं ले सकते। ये कानून है, ये जुरिस्प्रूडेंस है। अगर कोई कत्ल जाके करता है अमेरिका में तो फिर वो अमेरिका ही सजा उसको देगा। आप पाकिस्तान में उसकी सजा नहीं उसके खिलाफ ट्रायल नहीं कर सकते। ये इसलिए मैं समझता हूँ ये रिएक्शन अगर करना ही था तो फिर वहां की जो पुलिस है उसके अंदर अगर वैसी गलत बात हुई है तो वहां की पुलिस को कंप्लेन करें, वो अपनी कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे जिन्होंने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है। अच्छा, पाकिस्तान में हो तो वो अलग बात है। ये है पोजीशन का। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात होते हैं, उसमें भी लोग कहते हैं जी कि रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसका जो लेवल है रिएक्शन का। मसलन आज बीबीसी की एक स्टोरी है, मैं अभी देख रहा था बीबीसी की वेबसाइट, वो स्टोरी ये है जी कि अगर हुकूमती काम में मुदाखलत की जाए तो है तो वो गैर कानूनी, लेकिन उसको आप दहशत गर्दी नहीं कह सकते। स्टोरी है जो ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड हैं हादी चट्ठा, उनकी गिरफ्तारी के बारे में कि वो कोर्ट जा रहे थे तो नाका लगा हुआ था, काफ़ी देर गुजर गई तो उन्होंने आर्गूमेंट किया, वहाँ पे उनकी तलख कलामी हो गई, तो उसकी बुनियाद पर उन पर दहशत गर्दी का मुकदमा हो गया। तो आपके ख्याल में क्या जो ठीक है तहरीक इंसाफ ने किया वो गलत है, जो आपकी हुकूमत कर रही है वो सही है? देखिए, मैं उस वाक़े की तफसीलात से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ को मज़ामत उन्होंने उस तरह की नहीं की पुलिस के ख़िलाफ़ कि किसी की यूनिफॉर्म फाड़ी है या पुलिस के ख़िलाफ़ कोई फ़िज़िकली उन्होंने कोई असॉल्ट करने की कोशिश की है और नाका क्रॉस की है, ज़बरदस्ती की है, गलत है। और अगर उनके ख़िलाफ़ दफ़ा पुलिस ने लगाई है 780 लगा होगा, दहशत गर्दी की दफ़ा वही है, वो एक दिन में अदालत से उड़ जाएगी। ऐसी चीज़ें कोई ठहरने वाली नहीं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया है, लेकिन उनको रहा फिर भी नहीं मुझे किया। पता नहीं था उड़ा दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि उड़ जाएगी। हालांकि मैं वकील नहीं हूँ, वैसी चीज़ें नहीं ठहरती होती। वो पुलिस थोड़ी एग्जैजरेट कर गई होगी, लेकिन उधर उनके खिलाफ उन्होंने वो चार्ज किया होगा, वो कर गए, लेकिन ऐसी चीज़ें ठहरती नहीं है। मैं जो ठहरने वाली चीज़ें उनकी बात कर रहा हूँ कि अपने मुआशरे को तहजीब और पीस के उस पैरामीटर से बाहर ना लेके जाएं कि ये लिवेबल ना रहे। खुदा का वास्ता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैंने भी इसीलिए सवाल किया कि जो ईमान मज़ारी पे जो इल्ज़ाम लगाया गया उस पर इस्लामाबाद पुलिस ने 30 दिन का फिजिकल रिमांड मांगा, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड दिया, उस रिमांड को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उनको रहा नहीं किया गया। अली ज़फ़र साहब, जल्दी से ये बता दें कि ये रहाई क्यों नहीं हुई? जब रिमांड सस्पेंड हो गया फिर रहाई क्यों नहीं हुई? ये एक नॉर्म बन गया है जी कि अदालतें रिहा कर देती हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो फिर भी जुल्म करती रहती है और इसको कहते हैं गैर कानूनी अरेस्ट करके तो बैठी रहती है। जब तक हम अगर कानून साजी करनी ही है हुकूमत ने और उनके पास मेजॉरिटी है, तो जब तक हम ये रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं एग्जीक्यूटिव को और पुलिस को कि आपने गलत अगर किसी को अरेस्ट किया है तो आप फिर हरजाना देंगे और आपके ऊपर दूसरा मुकदमा होगा, तब तक मेरा ख्याल है हम आगे नहीं चल सकते। तो ये ईमान के साथ जो हुआ है उसकी मुझे तहकीकात बिल्कुल पता है, उसकी मुझे सारे हक़ाइक़ भी पता है। ये बिल्कुल जुल्म है। अच्छा, ये बर्बरियत है, एक मैंने ये नहीं हो सकता। और
एक ब्रेक लेनी है, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ छोटी सी बात ऐड करूंगा, ब्रेसर साहब बाद में उसकी वेटिंग कर लेंगे, आप उनसे भी ज़रूर उसमें माहिराना राय ले लें। देखिए, जो रिमांड अगर किसी के खिलाफ पुलिस मांगती है और अदालत सस्पेंड कर देती है, दैट इज़ नॉट बेल, वो ज़मानत नहीं है। ठीक है, वो जुडिशल रिमांड पे बंदा जेल चला जाता है, ज़मानत आपको अलग से अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये रिमांड सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा, ये तो टेक्निकल रीज़न है। और दूसरी बात, एक मैं जुमला सिर्फ और अर्ज़ करूँगा कि पुलिस फोर्स का अपना एक मोराल होता है। अगर मैं पुलिस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़े उसमें नरमी दिखाएं तो अगली दफ़ा आपके नाके पे पुलिस वाला खड़ा कोई नहीं होगा। आज पूरे इस्लामाबाद में जगह जगह नाके लगे हुए थे, क्योंकि कल 2-3 डकैतियां हुई हैं, उनको तो पुलिस नहीं रोक सकी। आज सारा दिन इस्लामाबाद में नाके लगे और छोटे छोटे बच्चों को तंग किया। इस्लामाबाद में मैं पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि ये जो रास्ते बंद होने की वजह से अवाम को तकलीफ़ हो रही है, और मैं अली ज़फ़र साहब की भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए बार बार इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई और चार्ज करने के, और KP के वज़ीर आला को भी समझाएं, ये रोज़ दावे ना करें। आप तो बड़े उससे रास्ते आप तो बड़ा ढूंढ के लाहौर से एक IG लेके आए हैं जो एक्सपर्ट है तरीके इंसाफ को टैकल करने का, लेकिन उनसे टैकल नहीं हो रहा। देखिए, सरकारी मुलाजिम कोई भी होगा वो अपनी जॉब करेगा, वो IG हो, सिपाही हो, वो किसी का नहीं होता। अच्छा, स्टेट का मुलाजिम। अली ज़फ़र साहब, आप इस पे कुछ कहेंगे कि ये जो इस्लामाबाद शहर है, यहाँ पे डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, शायद क्या इसकी वजह ये है कि पुलिस का सियासी इस्तेमाल बढ़ गया है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया? जी, मुझे यही लगता है, मुझे जो इत्तला मिल रही है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि डू एरिया के जो जगह है वहाँ भी लोगों के ऊपर डकैती के हमले हो रहे हैं, और ये बिल्कुल सेंटर है, डी चौक के बिल्कुल करीब जहाँ ये वाकयात हो रहे हैं। तो नज़र यही आता है कि शायद पुलिस जो है एग्जॉस्ट हो गई है, वो थक गई है, सियासी कामात के लिए वो इस्तेमाल हो रही है, जो आम शहरी है उसकी हिफाजत के लिए उसके पास वक्त नहीं है। तो ये एक बड़ा मेजर इशू है, और हो सकता है हमें 2 किस्म की पुलिस बनानी पड़े। एक पुलिस सियासी लोगों को टैकल करने के लिए, और एक जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो अली ज़फ़र साहब ये तो माजी का बहुत, और ये मैं माजी का तजर्बा नाकाम हो चुका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने FSF बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, तो वो तो उसने तो बड़े गलत काम किए थे। ये भी पूछे अली भाई से कि ये बार बार इस्लामाबाद में फिजिकल असॉल्ट और अटैक करके आप क्या हासिल कर सकते हैं, और हमारे इस्लामाबाद की शहरियों की जिंदगी को क्यों आप अजाब बनाते हैं? शहरियों की जिंदगी को डाकुओं ने अजाब बनाया हुआ सर, डाकुओं ने। डाकू देखिए, वो जो बात कर रहे हैं ना कि पुलिस एग्जॉस्ट हो गई, मैं आपका आर्गुमेंट मान ली। अच्छा, अली ज़फ़र साहब एग्जॉस्ट होती है, आप हमले कर रहे हैं। अली ज़फ़र साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें आप। जी, मैं ये तंज़िया एक बात कर रहा हूँ कि ये लगता यही है कि इनको जो हुकूमत है वो इतनी ज्यादा पुलिस को एक तरफ सियासी अहकामात के लिए इस्तेमाल कर रही है कि उनको शायद एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग पुलिस बनानी पड़े। मैं सजेस्ट ये करूंगा हुकूमत को कि सियासतदानों को सियासत करने दें। जो एहतजाज का हक है वो एक सियासी हक है हर एक का। जब तक तोड़ फोड़ नहीं हो रही आप उनको आने दें, वो जहां जाते हैं जो एहतजाज करना चाहते हैं तोड़ फोड़ करने दें। लेकिन अगर आप कोई जुर्म करता है, कोई तोड़ फोड़ करता है, उसके खिलाफ एक्शन लें। हाँ। लेकिन पुलिस को खुदारा आप उसी के लिए इस्तेमाल करें जो उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो लोगों की हिफाजत के लिए। जी, ये मेरी एक गुजारिश है। इससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। और तारिक पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक कर रही है। आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा के लिए ये इस्लामाबाद के ऊपर बार बार चढ़ाई ना करें, उससे लोगों की ज़िंदगियों में परेशानी होती है, रास्ते बंद होते हैं, कंटेनर लगते हैं और लोग बहुत परेशान होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब और अली ज़फ़र साहब। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके बिहाफ पे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा डाकुओं और चोरों पर भी तवज्जो दें। इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो सिर्फ सियासी कारकुनों के पीछे लगी रहती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।